नमस्कार साथियों। रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम डेट को लेकर कैंडिडेट काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो पेपर है वो कब तक होगा। साथ ही साथ जो अभी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का हाल ही में पेपर हुआ है, उसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस बदले हुए पैटर्न को देखते हुए मैथ, रीजनिंग और ख़ासकर जीके जीएस में 10+2 लेवल के लिए आपको कितना और कहाँ से पढ़ना है, ये काफ़ी ज़रूरी है जानना। तो इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जिनका भी 10+2 लेवल का पेपर है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार जो अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 लेवल की वैकेंसी कितनी है। तो कितनी वैकेंसी है भाई एनटीपीसी में? तो 3445 मात्र वैकेंसी है। अब आपको पता ही होगा कि जितनी वैकेंसी रहती है उसका 15 गुना जो है वो रिजल्ट CBT 2 के लिए दिया जाता है। तो अगर इसका 15 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा भाई? तो वो आपको आएगा 51,675, यानी 51,675 कैंडिडेट को CBT 2 देने के लिए बुलाया जाएगा। अगर बात की जाए कि टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है, तो वो संख्या जो है वो 63 लाख से ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट डाटा का बात की जाए तो वो है आपको 63,26,818, यानी इतने कैंडिडेट ने जो है वो एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म भरा है। अब यहाँ अगर हम लोग पर सीट कंपटीशन का बात करते हैं CBT 2 के लिए, ओवरऑल मेरिट के लिए नहीं, मैं CBT 2 के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरिट आपको CBT 2 पर ही बनेगा। तो CBT 2 के लिए अगर बात किया जाए तो अगर इसमें आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो वो आपको लगभग 122 के आसपास आएगा। यानी 122 जो कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए CBT 2 के लिए आपको आपस में जो है वो कंपटीशन करते हुए नज़र आएंगे। ठीक ना, इसमें से 121 जो है वो एक सीट के लिए बाहर हो जाएंगे, और किसी एक का जो है वो रिजल्ट CBT 1 में होने वाला है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे अभी महा बचत सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत 27 से लेकर 30 जून के बीच यदि आप मेरा कूपन कोड SCC यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% के छूट के साथ टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो होता है वो मात्र 307 रुपये में, और पास प्रो मैक्स 395 रुपये में मिल जाएगा। और आपको पता है कि जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपको ऑनलाइन मोड में होता है, CBT होता है। तो आपको जो टेस्ट है, PYQ है, सेक्शनल टेस्ट है, ये सब आपको ऑनलाइन ही लगाना चाहिए, और काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपको टेक्स्ट बुक। अभी फ़िलहाल में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है, जैसे ही आंसर की आता है तो वो भी आपको कंपाइल करके यहाँ डाल दिया जाएगा। तो अभी ऑफ़र चल रहा है, तो आप इस ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं मेरा कूपन कोड SCC यूज़ करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि भाई इसका एग्ज़ाम डेट जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए एग्ज़ाम डेट अगर बात किया जाए तो 2 केस है इसमें। कितना केस है? 2 केस है। एक है आपका कि यदि 2 से 3 दिन में, यदि अभी 2 से 3 दिन में कोई एग्ज़ाम डेट को लेकर नोटिस आता है तो फिर आपका पेपर जुलाई में भी हो सकता है। ठीक ना, आपका पेपर जुलाई में भी हो सकता है, लेकिन हालांकि इसका जो चांस है वो 10 से 15% है। चांस भी मैं आपको बता दूं मात्र 10 से 15% है। ठीक ना, ऐसा संभावना नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी आप कैंडिडेट हैं, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो रेयर चांस को भी जो है वो सही मानकर चलना चाहिए। अगर अचानक से आ गया डेट तो फिर आप परेशान हो जाओगे। और वैसे भी SSC में जो एग्ज़ाम होता है कभी कभी TCS द्वारा 4 शिफ्ट में कंडक्ट करा लिया जाता है, तो कुछ कहने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप पहले से रेडी रहे। लेकिन उसकी संभावना मात्र 10 से 15% है, और वो भी आपको जब 2 से 3 दिन के अंदर अगर ऐसा कोई नोटिस आया एग्ज़ाम डेट को लेकर तो आपको जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी अगर जुलाई में पेपर नहीं हुआ, यानी 2 से 3 दिन के अंदर अगर कोई नोटिस नहीं आया, जिसकी संभावना ना ही के बराबर है, तो आपका जो पेपर है वो काफ़ी एक्सटेंड होगा। अब वो आपका जो पेपर है वो नवंबर महीने में लगभग जा सकता है, यानी नवंबर के आसपास जो है आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए अब बात करते हैं कि भैया एग्ज़ाम कभी भी हो, प्रिपरेशन कैसे करना है, यानी तैयारी कैसे करना है। तो देखिए जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, उसको देखते हुए अगर हम लोग पहले मैथ के बारे में बात करेंगे तो देखिए मैथ का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि मैथ में जो है वो 5 से 6 सवाल जो है वो टाइम टेकिंग सवाल या फिर कैलकुलेटिव सवाल पूछे गए हैं। तो आपको अब अपने एग्ज़ाम के लिए कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेटिव सवाल जो है वो लगाने हैं जिसका आपका स्पीड बन जाए। क्योंकि मैथ और रीजनिंग कितना भी जो है हार्ड सवाल रहे, अगर आपके पास समय रहेगा तो बना लेंगे। समय ही जो है वो उसी में मात आदमी खा जाता है, समय को लेकर परेशान हो जाता है। तो वही 5 से 6 सवाल जो है वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, हार्ड है।
और आपको मैथ में भी अर्थमेटिक से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। एडवांस मैथ से मात्र 6 से 7 सवाल थे, और वो भी एडवांस में जो आपको अगर बेसिक फार्मूला आ रहा है ट्रिगो का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, तो आप लगा लोगे। तो यानी फोकस करना है मैक्सिमम आपको अर्थमेटिक पे, ठीक ना, और आपको फोकस करना है किस पे, तो स्पीड पे यानी कैलकुलेशन पे। तो वही अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग जो है वो भी आपको, उसका भी लेवल ईजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग में भी जो लेवल है ईजी टू मॉडरेट है, और इसमें भी आपको 4 से 5 सवाल जो है वो टाइम टेकिंग पूछा गया था, जिसमें कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी बड़े बड़े सवाल पूछे गए थे। तो आगे आप अपने एग्जाम के लिए सिटिंग और पजल के जो सवाल है उसका अलग अलग टाइप के सवालों को लगा लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं सजेशन क्या देना चाहूँगा मैं मैथ और रीजनिंग के लिए। तो देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए सजेशन ये देना चाह रहा हूँ, जब तक एनटीपीसी का आंसर की नहीं आता है यानी ग्रेजुएट लेवल का, कि अभी आप आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें जो मैथ रीजनिंग पूछा गया था उसको लगा डालिए। वो जो आपका कंपाइल है वो टेक्स्ट बुक पे भी होगा, और मैंने टेलीग्राम पे भी उपलब्ध कराया है पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप उसको लगाइएगा तो लगभग 70% जो है हूबहू वही पैटर्न आपको एनटीपीसी में पूछा गया था। 70% पैटर्न वही हूबहू फॉलो किया गया था मैथ और रीजनिंग में, ठीक ना। हालांकि जैसे ही आंसर किया जाता है तो आंसर की मैं कंपाइल करके पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पर डाल भी दूंगा एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का, तो वहाँ से काफ़ी हद तक सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आपको जीके जीएस और करेंट अफेयर्स। देखिए जीके जीएस और करेंट अफेयर्स वास्तव में इस बार जो है वो उसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड किया है। क्या किया है? मॉडरेट टू हार्ड। और उसमें भी आपको करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर से मिलाकर लगभग 15 सवाल पूछे गए हैं। कितने? 15 सवाल, ठीक ना, जिसमें कि करेंट अफेयर्स से लगभग 9 से 10 सवाल और कंप्यूटर से 4 से 5 सवाल। और यही जो है वो आपको सेक्शन कैंडिडेट को हार्ड लगा है, कंप्यूटर और करेंट अफेयर्स, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर से मात्र 1 से 2 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया था। तो कोई भी टीचर या फिर कोई भी जो तैयारी करता है, टॉपर ही क्यों ना हो, वो तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देकर करता है, ठीक ना। तैयारी अब भले से कोई भगवान उगवान तो है नहीं, उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर से 10 गो सवाल पूछेगा, 5 गो सवाल पूछेगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, पैटर्न को देखकर ही तैयारी करता है। तो कोई भी आप टीचर भी नहीं आपको पढ़ाया होगा और आपने उतना फोकस भी कंप्यूटर पर नहीं किया होगा, इस वजह से जो है वो आपको थोड़ा टफ लग रहा है। हालांकि टफ तो पूछा ही गया था, ये वास्तविकता है। अब बात करते हैं करेंट अफेयर्स का। तो देखो करेंट अफेयर्स जो है वो करेंट अफेयर्स डाटाबेस पूछा गया है, यानी जितने भी इकोनॉमिकल डाटा है, जैसे इकोनॉमिकल सर्वे हो गया, बजट हो गया, या बहुत सारे जो रिपोर्ट आते हैं नीति आयोग के, अलग अलग जो है वो संस्थाओं के रिपोर्ट आते हैं, उसमें जो डाटा होता है ना उसके बेस पे सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसको भी हम लोग आगे देखते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। बाकी के जो 25 सवाल पूछे गए हैं, वो कहाँ से पूछे गए हैं भाई? तो वो जीके और साइंस से पूछे गए हैं। साइंस का वेटेज तो 3 से 4 ही था, ज़्यादा नहीं था, 4 से 5 सवाल आप कर सकते हो, साइंस में पूछा गया था। तो 25 में अब मैं आपको बता दूं कि इसको भी अगर आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहो तो 25 में आप 9 से 10 सवाल एकदम बेसिक ही सवाल थे, जो अगर आपने अच्छे से पढ़कर गए होंगे, यानी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए उस प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो 9 से 10 सवाल आप आराम से लगा सकते थे। बाकी के जो 10 से 12 सवाल बच जाते हैं, वो सवाल जो है वो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस डीप में जाकर पूछा गया है, यानी भाषा को परिवर्तित करके थोड़ा डीप में जाकर जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी से सवाल पूछा गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो मैंने आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक PDF प्रोवाइड कराया था, उस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए थे लगभग 90% से ज़्यादा सवाल उन्हीं सभी टॉपिक से पूछे गए थे। तो उन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है अपने एग्ज़ाम से पहले, अपने पेपर से पहले। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए पहले वन लाइनर का ज़माना था, अब वन लाइनर वाला ज़माना हट गया। कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो वन लाइनर पूछने पर बहुत जो है वो आपको कटअप ज़्यादा जा सकता है, इसलिए TCS भी बहुत तेज़ हो गई है। इसलिए TCS द्वारा अब डीप में जाकर सवाल पूछा जा रहा है, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको कोई सवाल बहुत हार्ड लग रहा है, यानी किसी बुक में नहीं मिल रहा है, कोई आपको नहीं पढ़ाया है, तो फिर आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि वो नहीं मिलेगा भाई। और दूसरी चीज़ करेंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूं कि करेंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको स्पीडी पब्लिकेशन का जो शुरुआती इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें जो टिक करके दिया था ना कि यही आप याद कर लो, और एक वीडियो प्रोवाइड कराया था। जब आंसर किया आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर 10 सवाल आपके पेपर में पूछा गया होगा तो लगभग 5 से 6 सवाल डायरेक्ट वहीं से पूछे गए हैं। 5 से 6 सवाल। होता क्या है ना कि एग्जाम जब देकर कैंडिडेट आते हैं तो उनको जो हार्ड सवाल रहता है, भले ही वो 2-4 ही सवाल हो, वही दिमाग में टैकल करता है और लगता है कि नहीं ये बहुत पेपर हार्ड था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पेपर इजी था, पेपर हार्ड ही था, फिर भी 5 से 6 सवाल डायरेक्ट जो है वो आपको
वो जो स्पीडी पब्लिकेशन का मैंने बुक का टिक करके आपको दिया था कि ये याद कर लो, और एक वीडियो भी आपको 500 प्लस क्वेश्चन का प्रोवाइड कराया था वहाँ से। बाकी जीके जीएस मैंने आपको 22 दिनों का जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया था अपना खुद का, वो देखिए वो किसी रेलवे एग्जाम के लिए ही नहीं है, सिर्फ आप उसको रेलवे एग्जाम के लिए यूज करो। वो आपको जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है वो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो है वो सफिशिएंट है। क्योंकि आदमी अगर मेहनत से नोट्स बनाएगा तो सिर्फ रेलवे के लिए बनाएगा, और रेलवे के एग्जाम की तैयारी थोड़ा ना आदमी करता है। आप लोग भी फॉर्म भरते होंगे, अलग अलग जो है वो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते होंगे, तो इसलिए वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 25 सवाल पूछा गया है आपके पेपर में जीके और साइंस से, उसमें से लगभग 20 के आसपास जो है वो उन्हीं सभी जो शॉर्ट नोट्स है वहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक ना। अब हुआ क्या है, जैसे मौर्य साम्राज्य से अगर सवाल हो गया तो मौर्य साम्राज्य से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से सवाल पूछा है। गुप्त साम्राज्य से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, गुप्त साम्राज्य के जाकर प्रशासन से सवाल पूछा है। अब प्रशासन कोई पढ़ता नहीं है, उसको इग्नोर करके आगे चलता बढ़ जाता है, लेकिन प्रशासन तो नोट्स में है ही, प्रशासन तो बुक में है ही, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो तो बुक में भी दिया है, नोट्स में भी दिया है। तो इसलिए थोड़ा डीप में, उसी को आप डीप कह सकते हो, या फिर ज्योग्राफी भी आप कह सकते हो, पॉलिटी भी वैसे ही कर सकते हो। कुछ आर्टिकल को कुछ ज़्यादा डीप में जाकर पूछा गया है, अमेंडमेंट को डीप में जाकर पूछा गया है। तो ये मैं आपको सजेशन बस अभी के लिए इतना ही देना चाहूँगा कि आप जो अभी आपका जो नोट्स होगा या फिर किसी भी बुक से या फिर किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, कुछ दिन के लिए 4-5 दिन के लिए आप उसी को रिवाइज कीजिए, या फिर मैं जो 22 दिनों का एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के लिए होमवर्क सीरीज़ चलाया था, टारगेट सीरीज़ चलाया था टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और जैसे ही आंसर की आता है, आंसर की आने के बाद मुझे एग्जैक्ट जो है वो पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आप ही लोगों ने जो बताया है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो एग्जैक्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई करेंट अफेयर्स में आखिर डाटा पूछा है तो कैसा डाटा पूछा है, कंप्यूटर में कितना डीप में गया है, और बाकी के भी सब्जेक्ट में कितना डीप में जाकर पूछा है, उसके लिए हमको कौन से बुक को फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो वो उसके लिए आंसर की का भाई 2-4 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कैंडिडेट करेंट अफेयर्स के लिए परेशान रहते हैं, तो भैया देखो भाभा नहीं बनना है। करेंट अफेयर्स में जो आपके पास बेसिक बुक होता है, स्पीडी, एडुटेरिया, यही सब पढ़ो। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे तो उससे अच्छा है बीपीएससी पीसीएस का तैयारी करो ना, फिर एनटीपीसी की क्यों तैयारी करोगे आप, और वो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे डाटा हैं जो आपके दिमाग में नहीं घुसेंगे। और स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग होता है, कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए, मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कीजिए। जीके जीएस में सबकी हालत इस बार पंचर है, आप ही की नहीं पंचर है, सबकी पंचर है। तो इसलिए ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। अब मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने लगोगे तो हम लोग पीसीएस के लिए पढ़ते हैं, तो विजन आईएएस का लेते हैं तो वो 200-300 पेज का रहता है एक मंथ का, आपको 12 मंथ का पढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं ना पढ़ना है, पीसीएस में तो मैथ रीजनिंग नहीं पूछता है उतना, बेसिक 5-6 को सवाल 10 को सवाल पूछता है, और आपको तो मैथ रीजनिंग पे भी फोकस करना है। तो जेन्युइन मेरा जो सजेशन है यही है कि अभी आप थोड़ा आंसर की का वेट करो। फिलहाल के लिए आप जो नोट्स बनाए हैं या फिर मैं 22 दिनों का जो आपको टारगेट दिया था उस पर जो है आप फोकस कर लेना, उसको देख लेना। आप एग्जाम देकर आए होंगे तो उस नोट्स को एक बार देख लीजिएगा, लगभग आपको सवाल वही से दिखाई देंगे। बाकी आंसर की जैसे ही आता है मैं आपको अच्छे से सजेस्ट करूँगा कि आपको कैसे और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी और भी आपके अगर मन में कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए। समय मिलते ही मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।